पहली चीज कि लोगों का साथ बहुत कम मिला, जहां बच्चों का दुख सबसे ज्यादा बड़ा था। आज का ये वीडियो मैं भी बहुत दुख के साथ बना रहा हूं और मेरे पास भी 5-7 मिनट से ज्यादा बोलने को कुछ भी नहीं है। बस मैं 3-4 दिल की बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्योंकि कल एसएससी ने मार्क्स बच्चों को बता दिए, इंडिविजुअली पब्लिक नहीं किए हैं, जबकि हमारी डिमांड ये थी कि एसएससी मार्क्स पब्लिक करके बताए। जब से रिजल्ट आया था, जब से इतनी हाई कट ऑफ आई थी, तब से हम लगातार ये प्रश्न उठा रहे थे कि रिजल्ट के अंदर बहुत सारे लगातार रोल नंबर सेलेक्ट हुए हैं, एसएससी इस पे जवाब दो कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने भी डेटा लिया और बहुत सारे लोगों ने भी डेटा लिया और इतने सारे बच्चों के डेटे ग्रुप में वायरल भी होते रहते हैं, बट उन सब डेटा को देखने के बाद कहीं वो लगातार बच्चे दिख नहीं रहे। मैंने कोशिश की, अगर आपके पास हैं तो उन लगातार बच्चों की आंसर की हम तक पहुंचाएं। आज सब ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है, कमीशन का भी ये मानना है, मैं मानता हूं। 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 18 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और लगभग हर साल अभी ऐसा ही हो रहा है कि आधे लोग ही एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी बहुत बड़ी है कि आज अगर कोई बच्चा 12th पास है तो वो भी फॉर्म भर देता है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। जो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में वो बच्चा कहता है कि मैं पेपर का लेवल पता लग जाएगा क्या होता है, वो भी फॉर्म भर देता है। आप सब जानते हो ये सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल के किया जा सकता है। एसएससी कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड नहीं कराती। अब आप जाओ पेपर देने या नहीं जाओ, जिससे एसएससी को लगा अब 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 36 शिफ्ट बन गई। अगर यही फॉर्म 18-20 लाख लोगों ने भरा होता तो 20 शिफ्टों में भी खत्म किया जा सकता था, अगर एसएससी जेन्युइन लोगों से ही फॉर्म भराते। और क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोगों ने कट ऑफ क्लियर नहीं की होगी? उससे डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर हो गया ना, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसका ग्रेजुएशन हो जाएगा वही निकाल पाएगा। सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, इन सबके लेवल लगभग सेम है। इनफैक्ट सीजीएल तो एमटीएस से भी सस्ता एग्जाम हो चुका है। आज क्यों ऐसा है कि 50% लोग पेपर नहीं देने जाते और इसकी वजह से इतनी शिफ्ट हो रही है? इतने सालों में एसएससी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। वास्तविकता यह है कि इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और कितने सारे जेन्युइन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें तो लोग भी कम हो जाएंगे और कम शिफ्ट में हम एग्जाम करा पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेपर का लेवल एक जैसा नहीं रख पा रहे। 36 शिफ्टों में एक शिफ्ट इतनी ज्यादा मुश्किल है और 35 लगभग आसान है। क्या ये अनफेयरनेस नहीं है? और इन सब का फर्क पड़ता है हाई कट ऑफ पे, इन सब का फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन आज इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे। एसएससी के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को समझना इतना मुश्किल है कि मैं ये सोचता हूं इससे अच्छा तो मैं डकवर्थ लुईस नियम समझ लूं, वो आसान है। आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि एक बच्चे का स्कोर 139.5 आया। मान लेता हूं कि ये बहुत टफ शिफ्ट थी और वो बढ़कर के हो जाता है 157, कट ऑफ गई थी 153, वो आसानी से कट ऑफ निकाल लेता है। एक बच्चा है जो किसी शिफ्ट में 148.5 लाता है और उसका स्कोर थोड़ा और कम हो जाता है। हमने क्यों एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया? ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको लग रहा होगा बहुत सही है, मैं भी मानता हूं कि बहुत सही है, लेकिन ये तब तक सही है जब तक हम शिफ्टों को एक लेवल की रख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने आपने देखा होगा, मेंस में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो हालात ये हुई थी कि अगर किसी बच्चे के 130 नंबर है एक शिफ्ट में तो वो 202 भी हो जा रहे थे और एक शिफ्ट में वो 107 भी रह जा रहे थे। सोचिए इतना बड़ा गैप। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या यहां फेल होता हुआ नहीं दिख रहा था? और इस वक्त पे भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट किया था, बहुत बड़ी लड़ाई चली थी, उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। कि साहस सोचिए आप, 202 नंबर 130 नंबर 202 भी बन जा रहे हैं, 193 भी बन जा रहे हैं एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में वो केवल 107 रह जा रहे हैं। क्या आप में से किसी के पास उन बच्चों का डेटा है जो लगातार सेलेक्ट हुए थे? आपको हमने पिछली लाइव में भी ये दिखाया था कि इतने बच्चे लगातार सेलेक्ट हुए हैं जिनके रोल नंबर लगातार हैं। क्या आपने देखा इनका डेटा? क्या एसएससी ने इनका भी डेटा पब्लिक किया? आप बता सकते हैं? नहीं। क्या किया जाए फिर? ये सीईटी लाने वाले थे, 4 सालों से सीईटी का नाटक चल रहा था। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? अब कोई मीडिया वाला या न्यूज वाला सरकार से जाके नहीं पूछता कि आपने सीईटी के बारे में बताया था, कहां चला गया सीईटी? उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो चीजें तो ठीक है। सोचिए एक शिफ्ट हार्ड है और उसमें 20 मार्क्स बढ़ जा रहे हैं,
35 शिफ्ट इजी हैं, एक शिफ्ट इतनी इजी कि उसमें आपको 153 नंबर लाने ही पड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और एक शिफ्ट में आप 133 या 34 नंबर ला रहे हैं और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। क्या ये अनफेयरनेस नहीं है? पेपर कितना भी सरल हो, 200 नंबर नहीं लाए जा सकते। एक एक दो दो नंबर बस इधर उधर हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन बनाया गया था, इसलिए नहीं कि हम एक शिफ्ट इतनी हार्ड बना के उसमें 20 नंबर बढ़ा देंगे और किसी शिफ्ट में 150 नंबर लाके भी बच्चा कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहा। इनफैक्ट 153 पॉइंट समथिंग लाके भी उसके 0.5 नंबर कम हो गए और वो बाहर हो गया एग्जाम से। क्या हम इस तरीके से अच्छे या बहुत अच्छे बच्चे में डिफरेंशिएशन कर लेंगे कि कौन अच्छा है और कौन नहीं? आप बताइए, एक शिफ्ट में एक बच्चा 148.5 भी ला रहा है और वो 148 हो जा रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट में 139 ला रहा है वो 157 हो जा रहे हैं। ये अनफेयरनेस नहीं तो क्या है? देखिए, अगर आप कोई एक ऐसी मशीन बना देंगे कि भाई वो 10 तक अगर नंबर रहेंगे तो वो सिर्फ डबल करेगी, लेकिन जैसे 10 से ऊपर बढ़ गए तो वो 5 गुना कर देगी सीधे सीधे। आपने देखा जो बच्चा 10 लाया उसके तो सिर्फ 20 हुए, लेकिन जो 11 नंबर लेके आया उसके सीधे 55 हो गए। तो बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन भी क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है भाई। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 100% सही मान लिया जाए? जो लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सीजीएल 2024 में 200 में से 153 पॉइंट समथिंग जनरल की कट ऑफ गई है। इतनी हाई वैकेंसी होने के बाद आपको क्या लगता है कि अगले साल अगर इससे आधी वैकेंसी हुई तो कट ऑफ कहां जाके रुकेगी? एसएससी को हमने कहा कि मार्क्स पब्लिक करो, जैसे हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया वैसे मार्क्स का भी कर लेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया एसएससी ने। लगातार हमने ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया, मगर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। देखिए, गलत को आप सहते रहेंगे तो ये भी गलत है, आवाज उठानी पड़ेगी। आप प्रिपरेशन करते रहिए, टीचर्स कोचिंग चलाते रहेंगे और बस यही कार्यक्रम चलता रहेगा। आपकी कभी किस्मत क्लिक की तो गलती से आपका प्री निकल जाएगा, कभी फाइनल में बाहर हो जाओगे, और बजरंग बली की अगर बहुत कृपा हो गई तो शायद 2-4 बच्चों को नौकरी मिल भी जाए, वरना 4-5 साल आराम से धक्के खाते रहिए अगर आपको लगता है कि आपको इसी सिस्टम के साथ चलना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने टीचर्स से कहिए कि वो आपके लिए स्टैंड लें। देखिए, सबको मुश्किल होगी, जब टीचर्स भी स्टैंड लेंगे उनको भी अपने धंधे पानी से अलग हट के आना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हम किसको पढ़ाएंगे? जब हमारा पढ़ा हुआ बच्चा 2-4% भी इन नहीं कर पाएगा, स्कैमर लोग या नकल वाले लोग या पैसा देने वाले लोग ही भर्ती होते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब एक भी बच्चा पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होगा। क्या तब आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? आज आप देख रहे हो कि तमाम गुजारिश करने के बाद शिक्षक भी उस इंटेंसिटी से या उस पावर से साथ नहीं आ रहे। अगर किसी को ट्यूट के लिए भी कहा गया तो किसी ने साइलेंटली छोटा सा ट्यूट करके छोड़ दिया और किसी ने वो भी नहीं किया। तो कैसे काम चलेगा? बच्चा तो बस धक्के खाता रहेगा। कोई आकर तो बताए कि भाई हम साथ हैं और लड़ेंगे आपके लिए, बट कोई नहीं है कहने वाला, और कोई साथ सच में दिल से दे भी नहीं रहा। तो आप सवाल पूछो उनको। आप अब टीचर्स के भरोसे भी मत रहो, मैं आपसे कहूंगा। आपको याद होगा अभी जब फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो हमने बच्चों को कहा कि आप एसएससी ऑफिस में जाकर के सवाल पूछिए। बच्चे इकट्ठे होकर एसएससी ऑफिस गए। वहां जाके जब उन्होंने 2-4 घंटे इंतजार किया तो एसएससी के कुछ लोग आके उनसे मिले और उनसे पूछा क्या हुआ है, और बाद में उन सबके एडमिट कार्ड भी जारी हुए। तो मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप एसएससी ऑफिस जाकर उनसे ये पूछिए कि ये इतने बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हुए हैं, आपने नॉर्मलाइजेशन किस लेवल का किया है कि एक शिफ्ट में 20 नंबर बढ़े हैं और एक शिफ्ट में नंबर कम हो गए। ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। मैं आज एसएससी ऑफिस गया।